नाज़रीन आदाब, एजाज अहमद एक और व्लॉग के साथ हाजिर है। अहम खबरें हैं, कहीं मत जाइएगा, रनडाउन सुन लीजिए। वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। मामला है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें पहले ही पहुँची हुई हैं, सिंध हुकूमत पीछे हट गई। ये मामला क्या है ये बताएंगे। इलेक्शन की तारीख तो लगता है आकर रहेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने प्रोग्राम भी जारी करने का फैसला कर लिया, ताहम अपने ही कुछ रूल्स की खिलाफ वर्जी कर दी। इस पर बात करेंगे। अडयाला जेल में तोशाखाना रिमांड केस की समाअत हुई, उसका फैसला भी आ गया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। पीटीआई के वकला ने बाहर आकर उसे आज़ादी से ताबीर कर डाला। ये भी आप तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। अलीमा खान ने अमेरिका को धमकी दे दी। क्या धमकी है, क्यों दी, क्या कहा, इससे आपको आगाह करेंगे। बुशरा बीबी को भी जमानत मिल गई। इसी केस में उनकी भी गिरफ्तारी मुतवक्को है। अब उनको भी 21 नवंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, इससे आपको आगाह करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत की बहाली का जो मामला था, उसका फैसला आ गया। फैसला बड़ा आप यूँ समझिए कि उनकी भी इज्जत रह गई, अपना भी काम हो गया। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और आखिर में आपको 2 खबरें बताएंगे, इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अब नाज़रीन तफसीलात की जानिब आते हैं। जस्टिस जादुल हसन की सरबराही में 23 अगस्त को ग़ालिबन फैसला आया था, या 23 सितंबर को, माफ़ कीजिएगा। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का जो मामला था उसमें, और उन्होंने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया था। अब वजारत दिफा भी आ गई है, वफाकी हुकूमत भी आ गई है अटॉर्नी जनरल के थ्रू, बलूचिस्तान हुकूमत भी आ गई है। आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इसके खिलाफ अपील पर आ गई है। सिंध हुकूमत भी आ गई थी गुज़िश्ता रोज़। इन अपीलों में ये कहा गया है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, ये मामला इंतहाई संजीदा नौइयत का है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला, ये सब अपनी जगह। लेकिन वजारत दिफा ने और हुकूमत का ये कहना है कि जो हुकूमत ने पिटीशन दायर की है उसमें हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट जो है वो उस वक्त लागू नहीं था, उसके बाद उसका तफसीली फ़ैसला आया। उस फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये पहले हुकूमत जारी कर चुकी थी पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद, तो और नाफिज था ये, इसे मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन उस एक्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट को इसका इख्तियार ही नहीं। बाकी तफसीलात तो अब कि उन्होंने, हुकूमत ने ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया, ये उस वक्त इख्तियार बताया जाएगा। वज़ारत दिफा का भी मौक़िफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक तो यही दलाइल दिए हैं, फिर उन्होंने तफसीलात दी हैं कि किन किन फ़ौजी तनसीबात पर हमला हुआ, क्या क्या है। आर्मी एक्ट को भी उन्होंने जो जिन दफ़ात को गैर मौसर करार दिया गया था उसके उस फैसले को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी ऑलमोस्ट यही मौक़िफ़ है। लेकिन सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ एक पिटीशन दायर की थी। आज पता चला है कि सिंध हुकूमत उससे पीछे हट गई है। सिंध हुकूमत क्यों पीछे हटी है? बज़ाहिर तो यही लगता है कि सिंध हुकूमत में, सिंध में चूँकि कोई 9 मई के वाक़यात में फ़ौजी तनसीबात पर हमला नहीं हुआ था, तो इसलिए शायद उन्होंने फ़ैसला किया हो। लेकिन उनकी नई दरख्वास्त अभी अगर आई है तो खामोशी से आई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऑफिस से यही इत्तला थी कि वो हुकूमत पीछे हट गई है। एक यही बात हो सकती है, वरना तो कोई और बात नहीं हो सकती। अब आते हैं नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला कर लिया है कि दिसंबर में इलेक्शन प्रोग्राम जारी कर दिया जाएगा। और ये फैसला ये किया गया है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको स्टाफ की कमी का सामना है, लॉ डिवीज़न से लिए जा रहे हैं, तो पहले इलेक्शन कमीशन का स्टाफ पूरा किया जाएगा। उसके साथ साथ आरओज़ और डीआरओज़ तैनात किए जाएंगे और फिर इलेक्शन प्रोग्राम जारी होगा। लेकिन नाज़रीन इसमें एक बड़ी कबाहत है। इलेक्शन एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात हैं 51, 50, उनमें ये कहा गया है, ये पाबंदी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन प्रोग्राम जो है उसको जारी करने से 60 रोज़ पहले जो है ये तमाम अपनी तकर्रियाँ जो है वो मुकम्मल करेगा और उसके बाद फिर 60 रोज़ दिए जाएंगे और फिर इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान होगा जिसमें 60 रोज़ दिए जाएंगे। यानी ये तकरीबन 4 महीने का प्रोसेस है, जो अदालत में भी इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी जो है वो तकर्रियाँ ही उसने नहीं की हैं। और उन दफ़ात में ये कहा गया है कि ये ज़िमनी इंतखाब पर भी यही कानून लागू होगा। और ये भी कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन इसमें ताख़ीर हो जाए
تو وجہ تاخیر جو ہے وہ ریکارڈ کرے گا، آفیشلی ریکارڈ کرے گا اور اس کے بعد یہ اعلان کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن بظاہر الیکشن کمیشن اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ چکے ہیں کہ جن کو شک ہے وہ انتخابات پر وہ بیگم سے جا کر بات کریں، ٹی وی پر نہ کریں، لیکن اب پھر بھی بعض لوگ جو ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر ہی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین اب آتے ہیں اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہوئی، آج بھی جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس میں سماعت کی۔ اس کیس میں عمران خان کا 4 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا، اور جب باہر آئے تو اس میں یہ اور جو نائب پروسیکیوٹر ہے انہوں نے اس کی تصدیق کی، نائب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی، انہوں نے تصدیق کی میڈیا کے سامنے باہر آ کر۔ ساتھ انہوں نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے مزید تفتیش کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ ریمانڈ چاہیے اور بہت ساری چیزیں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 4 روزہ ریمانڈ دیا گیا۔ سردار مظفر عباسی کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ نیب کی تحویل میں ہے، نیب اپنی مرضی سے اپنے حساب سے تحقیقات کرے گا چیئرمین پی ٹی آئی سے۔ اسی دوران میں بشرا بی بی کے حوالے سے بھی معاملہ آیا تو لطیف کھوسہ نے عدالت میں یہ کہا کہ نیب تو پہلے کہہ چکی ہے بشرا بی بی ریکوائرڈ نہیں ہے، حالانکہ وہ اس وقت ریکوائرڈ نہیں تھی، اب تو 2 ماہ گزر گئے اس بات کو بھی، یا 1 مہینہ گزر گیا۔ لیکن بہرحال عدالت نے ان کی ضمانت بھی کنفرم کر دیا 21 نومبر تک، یعنی 4 روزہ وہ بھی گرفتار نہیں ہو سکیں گی۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد باہر جب آئے ہیں تو علیمہ خان صاحبہ بھی چونکہ وہاں موجود تھی عدالت میں، عمران خان صاحب کی بہن ہے، علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے تو کیا کیا، کوئی قصور ہی نہیں کیا، اس کا کیا جرم ہے جو اس پر اس قسم کی دفعات لگائی جا رہی ہیں کہ پروسیکیوٹر کے جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے، اور اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ نوبت وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا بھائی تو بے قصور ہے، اس نے تو امریکہ سے ایک سائفر آیا اور ڈونلڈ لو نے ایک دھمکی دی، تو میرے بھائی نے یہ سوچا کہ عوام کو اس سے آگاہ کر دیا جائے، اور پھر انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر یہاں انصاف نہ ملا تو امریکہ جا کر ڈونلڈ لو کے خلاف کیس لڑیں گے۔ ناظرین اب یہ اس معاملے پر تھوڑی غیر جانبداری کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ 9 مئی کا جو واقعات ہوئے وہ اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے، لیکن سائفر کا معاملہ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ دنیا میں مختلف طریقے رہی ہیں، دنیا کے اور ممالک میں بھی سائفر آتے ہیں، ان کے سفراء جو ہے مختلف دارالحکومتوں سے بھیجتے ہیں، جن میں کئی اسی قسم کے بھی ہوتے ہیں جو مداخلتوں کے حوالے سے۔ لیکن اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ امریکی انتخابات میں کچھ رشین مداخلت کے حوالے سے ٹرمپ جب صدر تھے اس وقت بھی ایک معاملہ سامنے آیا تھا، لیکن کسی نے وہ معاملہ پبلک میں نہیں لے کر گئے، کوئی وہ سائفر پبلک میں نہیں لے کر گئے تھے۔ اس سائفر کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کے کنٹینٹ پبلک کو نہیں بتاتے۔ یہ 2 ملکوں کے تعلقات اور مفادات کی بھی بات ہوتی ہے، خاص طور پر پاکستان جس قسم کے حالات کا شکار ہے اس میں یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی سنگین جرم ہوگا، کیونکہ یہ تو عدالت کہے گی، لیکن یہ ان معاملات میں احتیاط برتی جاتی ہے دنیا بھر میں۔ اب بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے تو دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی اب کب جا کر ڈونلڈ لو کے خلاف کیس کرتی ہے، کیونکہ یہاں تو لگتا ہے کہ عمران خان کو سزا ہو کر رہے گی۔ ناظرین اب آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ روز عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں درخواست ضمانت جو تھی اس کی بحالی کا معاملہ زیر غور تھا، اور عدالت نے اس کو اس درخواست کو مؤخر کیا ہوا تھا۔ آج اس کا تحریری فیصلہ جاری ہو گیا، فیصلہ 2-4 روز پہلے ہو گیا تھا۔ اس میں عدالت نے آج یہ قرار دیا ہے کہ 10 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد ہوئی تھی اس کورٹ میں ہی، جس کورٹ میں یہ سماعت ہو رہی تھی۔ عدالت کا یہ کہنا ہے تحریری فیصلے میں کہ گرفتاری کی درخواست ضمانت غیر مؤثر ہو گئی ہے، کیونکہ 10 اگست کو جب یہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی دائر ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ نیب نے عمران خان کی گرفتاری ڈال دی، اور نیب گرفتاری کے بعد اب یہ عدالت جو ہے وہ اس کی قانونی حیثیت کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے فیصلے میں کہ یہ درخواست غیر مؤثر تو ہو چکی، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی ایک نئی درخواست دائر کر سکتے ہیں اور عدالت اس درخواست کو درخواست ضمانت کے طور پر ہی ٹریٹ کرے گی۔ لیکن اس وقت ان کا یہ کہنا ہے اس فیصلے میں عدالت کا کہ عمران خان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتی۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ ایک بڑی خبر ہے، ایک بری خبر بھی ہے، کیونکہ جب باہر آئے 4 روزہ ریمانڈ دیا
तो बाहर लतीफ़ खोसा साहब समेत जो PTI के वकला थे उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि जी इमरान खान को तो अदालत ने 4 दिन के लिए रिहा कर दिया। वकला जब इस किस्म की बातें करते हैं तो आवाम में एक तासुर जो जाता है, या लीडर पॉपुलर हो या अनपॉपुलर हो, और उसका वकील अगर ये बात करेगा तो फिर वो अपनी साख होता है। इससे ज़्यादा क्या कहे वकला पाकिस्तान में। वो कहते हैं ना, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो हमारे वकला बार बार जो है वो इस मामले को जो है वो इस कहावत को दुरुस्त साबित करते हैं। बदकिस्मती है। अब नाज़रीन चलते हैं ज़रा सियासी खबरों की जानिब। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने एबटाबाद में एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया था। उन्होंने अपनी CV पेश की, जिसका मतलब ये था कि बाबे नहीं बिलावल को लाओ। यानी उन्होंने कहा था बाबों को आउट करो और मुझ समेत नौजवान क़यादत को लाओ। ख़ास तौर पर उन्होंने अपना CV पेश किया था। नून लीग ने एक तो फैसला किया कि उसका जवाब दिया जाएगा। नून लीग ने ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल और एक दो और लोगों की ये जिम्मेदारी लगा दी है कि बिलावल भुट्टो जो भी इस किस्म की तकरीर करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने अपने बारे में एक वजाहत की थी। हालांकि बिलावल भुट्टो ने उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन बहरहाल अब ये नून लीग ने ये फैसला कर लिया, और इससे लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अगले दिनों में उनकी राहें जो हैं वो बहुत जुदा हो जाएंगी, क्योंकि नून लीग ने यह भी फैसला किया है कि वो इंतखाबी मुहिम के हवाले से और फिर सीट एडजस्टमेंट्स के हवाले से दुनिया भर की जमातों के साथ तो बात कर लेगी, लेकिन अपनी सबका इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी, ना कोई बातचीत करेगी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन उसी का चूँकि हिस्सा है तो उसको भी उसी का हिस्सा समझिए। और ये एक अगर ये सीट ये सूरत ऐसी ही रहती है तो फिर हम देखेंगे अगले दिनों में सियासी जो है वो तसादुम बढ़ता हुआ, और शायद मामला फिर उसी जगह जा खड़ा हो जहां इमरान खान ले गए थे, और बाद में रफ्ता रफ्ता एक सियासी इस्तेकाम दिखाई दिया, और अपोजिशन जमातें जो थी एक दूसरे की मुखालिफ, पीपल्स पार्टी, JUI, नून लीग, ANP, MKM, ये सब एक जगह इकट्ठी हुई। बाय द वे नून लीग में बहुत बड़ी बड़ी शमूलियतें हो रही हैं, MKM खुद भी शामिल हो चुकी है, लेकिन नून लीग जो है वो MKM भी परेशान है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पोजीशन नहीं बढ़ रही। इस हवाले से एक और ख़बर ये है कि जो मुख्तलिफ हल्के हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब पर ये वादे कर दिया है कि वो जो मदद कर सकते थे वो मदद करती है, वो आगे भी कर देंगे उसी तरह की मदद, लेकिन मैनिपुलेशन नहीं होगी। यानी इलेक्शन नवाज शरीफ को अपनी बुनियाद पर, अपनी बलबूते पर लड़ना होगा, उन्हें अपनी पोजीशन बेहतर बनाना होगी अवाम में निकल कर, ख़ास तौर पर पंजाब में, वरना ये हो सकता है कि नून लीग वो इलेक्शन हार जाए और चूचू का मुरब्बा टाइप की एक हुकूमत आ जाए, हंग पार्लियामेंट जिसे कहते हैं हम। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये बहुत संजीदा इतला है नाज़रीन के नवाज शरीफ को अपनी सियासत को पंजाब में उठाने का पैगाम दे दिया गया है उनके सियासी साथियों की जानिब से और बाज़ गैर सियासी साथियों की जानिब से भी। और उन्हें ये कहा गया है कि आप सामने आएँ और PTI का सियासी तौर पर मुकाबला करें और पीपल्स पार्टी का सियासी तौर पर मुकाबला करें। देखते हैं वो कितना मुकाबला करते हैं। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।